नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, उसका एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूं। और इस लेक्चर में हम देखिए फिजिक्स की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उस यूनिट है ऊष्मा, इसको कहते हैं हीट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की ऊष्मा यानी हीट के टॉपिक को। यहाँ पर देख लीजिए, पहले परिभाषा लिखी हुई है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हीट जो है वो एनर्जी है। इससे पहले हमने आपको ऊर्जा के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा वाले में। तो ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, हीट एक टाइप से एनर्जी है जिसका उच्च ताप की वस्तुओं से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर इसका जो है वो प्रभाव रहता है। ठीक है, ऊष्मा एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसका SI मात्रक जूल होता है, आपको पता भी होगा। उष्मा का मात्रक जूल हम बता चुके हैं। CGS मात्रक कैलोरी होता है। विमी सूत्र ml² T इनवर्स होता है। एक कैलोरी में 4.18 जूल और एक कैलोरी मीटर में 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा माप का अध्ययन किया जाता है उसे कैलोरी मीटर है, कैलोरी मिति कहते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरी मापी, कैलोरी मीटर या ऊष्मा मापी से होता है। कैलोरी मीटर जो है वो तांबे का बना होता है, ध्यान में रखेंगे। और किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा निर्भर करती है। तो ये देखिए यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्यू ये इक्वली प्रोपोर्शनल होता है एम के द्रव्यमान पर। ठीक है, उसके बाद से जो क्यू है वो डेल्टा टी यानी ताप वृद्धि में वृद्धि पर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और क्यू इक्वली प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। ठीक है, और Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, ध्यान में रखेंगे। जहां S क्या है, S आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, या इसी को विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए कोई भी वस्तु है, उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए क्या दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पर देखिए विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। CGS मात्रक CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। विमी सूत्र जो है वो L² T इनवर्स और Q पावर इसका -L होता है। ठीक है, सभी ज्ञात गैसों एवं द्रवों में जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह पदार्थ देरी से गर्म व देरी से ठंडा होता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कम होती है वह पदार्थ जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा आप देखेंगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को कहते हैं 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 किलोग्राम पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। भाप की विशिष्ट ऊष्मा आप देखेंगे तो 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 0 से लेकर अनंत, ये देखिए जो साइन है ध्यान में देखिए, इनफाइनाइट का होता है, यानी 0 से लेकर अनंत तक होती है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्माधारिता जिसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं उसके बारे में देखिए। तो किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्माधारिता जो है कहलाती है, जो ऊष्मा यानी उसमें यूज होती है। ठीक है, ऊष्माधारिता बराबर होता है Q/ΔT इक्वल टू M/S। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल जो है वो ऊष्माधारिता कहलाता है, ध्यान में रखिए। इसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल पर केल्विन या जूल पर आपका यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, वहां पर देखेंगे। CGS मात्रक जो है वो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। अवस्था में परिवर्तन पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो ठोस वस्तुएं हैं वो परिवर्तित होकर गैस बनेंगी तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यही जो द्रव की वस्तुएं हैं वे गैस बनेंगी या गैस की वस्तुएं द्रव्य बनेंगी, इसको संघनन यानी कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो आपकी द्रव की वस्तुएं हैं वे ठोस में बन जाएंगी, इसी को फ्रीजिंग बोलते हैं यानी जमना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए
अवस्था परिवर्तन के दौरान वस्तु का ताप जो है वो नहीं बदलता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल M। अवस्था बदलने वाली ऊष्मा ये होती है Q इक्वल टू ml। ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जो पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई है ये फोटो लेने में। यहाँ देखिए गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट एक एकांक द्रव्यमान का वस्तु की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को लेटेंट हीट कहते हैं। इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। एल इक्वल टू, आप ध्यान में रखेंगे अवस्था बदलने वाली होती है तो एल इक्वल टू क्यू अपान एम होता है। उस गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल पर किलोग्राम होता है। सीजीएस मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है। विमी सूत्र एल स्क्वायर टी इनवर्स, या इसी को बोल सकते हैं एम जीरो एल स्क्वायर टी इनवर्स होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ऊष्मा के प्रकार, तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, एक फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एकांक द्रव्यमान के ठोस को पिघलाने के लिए आवश्यक गलन ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एकांक द्रव्यमान के द्रव को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा जो है वो इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है इक्वल टू 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा जो है वो भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। ताप बदलने वाली ऊष्मा जो है ये Q इक्वल टू MS डेल्टा T होती है, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए गर्म द्रव द्वारा दी गई ऊष्मा आपकी M1S1 और 01 माइनस 0 थीटा होता है। ठंडे द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा M2S2 थीटा माइनस थीटा 2 होती है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है M1S1 थीटा 1 माइनस थीटा M इक्वल टू होता है M2S2 थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर M1S1 थीटा 1 माइनस M1S1 थीटा इक्वल टू M2S2 थीटा माइनस M2S2 डेल्टा 2 सॉरी थीटा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए M1S1 थीटा 1 प्लस M2S2 थीटा 2 इक्वल टू M1S1 थीटा प्लस M2S2 थीटा, ये होता है। ठीक है, फिर M1S1 थीटा 1 प्लस M2S2 थीटा 2 इक्वल टू थीटा M1S1 प्लस M2S2 होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर थीटा इक्वल टू M1S1 थीटा 1 प्लस M2S2 थीटा 2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 होता है। ठीक है, कैलोरी मिति का जो सिद्धांत है वो होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, या ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। जब समान द्रव्य के दो समान द्रव जिनके ताप थीटा 1 व थीटा 2 हो को मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा, तो मिश्रण का ताप आपका थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपान 2 होगा। ठीक है, बर्फ को पानी में मिश्रित करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ पानी में मिश्रित है। बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा जो है इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M1 इंटू 1 प्लस थीटा। ठीक है, पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर M2 प्लस 1 इंटू थीटा 2 माइनस थीटा। ठीक है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है M2 इंटू 1 इंटू थीटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू M1L प्लस M1 इंटू 1 इंटू थीटा। यहाँ से मिश्रण का ताप ज्ञात हो जाएगा। नोट पॉइंट में देखिए जब मिश्रण का ताप थीटा ऋणात्मक आ जाए तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ये कवर कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 50 ग्राम बर्फ को थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थीटा 0 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम पानी में मिश्रित करने पर मिश्रण का ताप क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, आंसर 66.66 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, देखिए उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है वो भी। यहाँ पर ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव, तो जो ठोस पिघलने पर आयतन घटते हैं, ठीक है, जैसे बर्फ, ठीक है, और रबड़, ठीक है, उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। जो ठोस पिघलने पर आयतन में बढ़ते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, जैसे सल्फर और मोम। क्वथनांक इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। फिर देखिए वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव पर दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक जो है वो घट जाता है। जब बर्फ में कोई लवण मिलाया जाता है, कोई सॉल्ट है उसको मिला देंगे तो बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। यह मिश्रण हिम मिश्रण कहलाता है, ध्यान में रखेंगे। बर्फ और नमक के मिश्रण का ताप -20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। पहला देखिए है चालन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। दूसरा है संवहन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा है रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण, ठीक है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते उसे चालन कहते हैं। और ठोस में उष्मा संचरण चालन विधि सही होता है, आप ध्यान में रखेंगे। और चालन गैस द्रव व चालन जो है वो ठोस द्रव वो गैस में तीनों में संभव है। जब द्रव व गैस को ऊपर से गर्म किया जाए तो उष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। चालन विधि से उष्मा का संप्रेषण कंपन के रूप में होता है। किसी क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके विपरीत अनुप्रस्थ काट का ताप समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है उसे क्षण की परावर्तित अवस्था कहते हैं। किसी क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके विभिन्न अनुप्रस्थ काट का ताप स्थिर हो जाता है उसे स्थायी अवस्था कहते हैं। अस्थायी अवस्था में क्षण का कोई भी अनुप्रस्थ काट ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है। दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता बराबर ताप परिवर्तन बटे दूरी होती है, यानी ताप प्रवणता इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा एक्स, ठीक है। ताप प्रवणता सदिश राशि यानी दिशा और परिमाण दोनों होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ताप प्रवणता का ऐसा ही मात्रक आप ध्यान में रखेंगे कि कैलोरी पर मीटर, ये थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला है, या डिग्री सेल्सियस पर मीटर होता है। विमी सूत्र एल पर -1 थीटा होता है, ठीक है। फिर देखिए यदि एल लंबाई के छड़ के सिरों के ताप θ1 व θ2 हो तो ताप प्रवणता क्या होगी, तो ताप प्रवणता बराबर θ1 - θ2 अपन आई होगी, ठीक है। देखिए अस्थायी अवस्था में किसी छड़ से प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है तनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी थीटा प्रोपोर्शनल ए। सिरों के बीच तापांतर तो ये आपका होता है थीटा प्रोपोर्शनल θ1 - θ2। लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती थीटा प्रोपोर्शनल 1/i। स्थायी अवस्था में प्रवाहित ऊष्मा तो ये आपका थीटा प्रोपोर्शनल ए और θ1 - θ2 टी, ठीक है। फिर देखिए थीटा इक्वल टू K1 θ1 θ2 टी अपान आई होता है, ठीक है। किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मान अलग अलग होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का मान वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। जिस पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मान अधिक होता है वह पदार्थ ऊष्मा का उतना ही अच्छा चालक होता है, जिसको सुचालक बोलते हैं, यानी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा के पूर्ण चालकों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक जिसको के बोलते हैं उसका मान अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। ऊष्मा के पूर्ण कुचालकों के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक 0 होता है, ठीक है, जबकि चालकों के लिए अनंत होता है। धातुओं ऊष्मा की सुचालक होती है, ध्यान रखेंगे। जो भी धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, आप लोगों को पता होगा, जैसे आपका सोना चांदी जो भी चीजें हैं वो सारी, कॉपर है, लोहा, ये सारी ऊष्मा की सुचालक होती है, पता होगा आपको। इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो एजी यानी अर्जेंटम होता है, फिर आपका कॉपर होता है, उसके बाद से एल्युमिनियम और सबसे कम फेरस यानी आयरन होता है। ऊष्मा चालकता का ये घटता क्रम है, ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक जो है वो वॉट पर मीटर सेकेंड होता है, पर मीटर डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऊष्मा चालकता का बीमी सूत्र MLT पर -3 थीटा इनवर्स होता है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, ध्यान में रखिए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, देखिए धातुएं सुचालक हैं और बर्फ वायु ये कुचालक है। इंगेनहॉज के प्रयोग से विभिन्न धातुओं की ऊष्मा चालकताओं की तुलना कर सकते हैं। यदि पिघले हुए मोम की लंबाई L हो तो ऊष्मा चालकता जो है वो आपकी K प्रोपोर्शनल L2 होगी, या इसी को K अपान I² या डिग्री इक्वल टू डिग्री सेल्सियस नियतांक बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
फिर संवहन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। देखिए क्या होता है, ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कणों की वास्तविक गति के कारण होता है, उसी को संवहन यानी कन्वेक्शन बोलते हैं। संवहन केवल द्रव व गैसों में होता है, Hg को छोड़कर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पारा जिसको Hg को बोलते हैं। Hg में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि द्वारा, ठीक है। तो माध्यम आवश्यक है चालन व संवहन में, गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में संवहन नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर विकिरण देखिए, ऊष्मीय विकिरण इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं है उसे विकिरण जो है वो बोला जाता है। यदि विकिरण के मार्ग में कोई माध्यम आ जाए तो माध्यम का ताप नहीं बदलता है, ऊष्मीय विकिरण निर्वात से भी चल सकता है। ऊष्मीय विकिरण को अवरक्त विकिरण भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंफ्रारेड रेडिएशन बोल सकते हैं। और ऊष्मीय विकिरण वैद्युतचुंबकीय विकिरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए वैद्युतचुंबकीय विकिरण, इसका एक फॉर्मूला है आपको याद करने का, RMI VUXG। R मतलब होता है रेडियो वेव, M मतलब माइक्रोवेव, I मतलब इंफ्रारेड, V बराबर विजिबल लाइट, U बराबर अल्ट्रावायलेट, X बराबर एक्सरे, G बराबर गामा रेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, रेडियो वेव, इसको रेडियो तरंग बोलते हैं। तरंग वाले चैप्टर में जैसे वेव जो यूनिट है वो आगे हम पढ़ेंगे आपको, ठीक है। लाइट है, देखिए पहले हमने आपको मैकेनिक्स कवर करा है फिजिक्स में, उसके बाद से हीट ये हो रहा है, उसके बाद से लाइट, उसके बाद से वेव, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी। ये पांचों यूनिट आपके फिजिक्स में हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। माइक्रोवेव जिसको सूक्ष्म तरंग बोलते हैं, इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी, यूवी रेज बोलते हैं इसको, यूवी रेज, एक्स रेज यानी एक्स तरंगे, वाई रेज यानी आपकी वाई तरंगे, ये गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लेक्चर है, देखिए लेक्चर तो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हीट जो है ये बड़ा लेक्चर है, तो इसको हमने दो मतलब पार्ट में बांट दिया है। ये पार्ट 1 है। देखिए इसके बाद भी फिजिक्स की हम एक और हीट के ही क्लास लेंगे, उसमें हम आपको हीट को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। एक ही क्लास लूंगा तो वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती, ये आपको ध्यान में रखना है, तो स्टूडेंट्स देखते भी नहीं। अब देखिए हीट हमने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया है, तो ये PDF आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस आपके 18 मिनट की वीडियो में हमने आपकी हीट जो है वो आधा कवर करा दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज ही मैं PDF अपलोड करूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अपने क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, और कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप वहाँ पर लिख दीजिए, वो हम आपको अगली वीडियो में या उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर कर देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे, तो इनको आपको क्या करना है, फॉलो करते रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ये नहीं सोचना है कि उसको भेज दूंगा वो पढ़ लेगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे बुरी बात यह है कि लगभग 73% लोग, कितने, 73% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए सबसे खराब आदत यही है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी, बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इन बातों को ध्यान में रखना।